नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जनजातियों के भौगोलिक विस्तार के विषय में चर्चा की थी, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जनजातियों पर चर्चा करेंगे। और जनजातियों का टॉपिक क्यों जोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जनजातियों पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, इसलिए जनजातियों को शायद इस टॉपिक में जोड़ा गया है। इसलिए अदम गौंडवी की 2 पंक्तियों के साथ मैं शुरू करूँगा, जिसमें उन्होंने लिखा है, जब तुम इस देश का इतिहास लिखोगे तो क्या उसमें मेरी भूख और मेरी प्यास लिखोगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज जनजातियों के विषय में चर्चा करेंगे। जनजाति के विषय में चर्चा करने से पहले हमें कुछ 3-4 टर्म समझना जरूरी है, जो कि लगते एक जैसे हैं लेकिन उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो पहला जो आपका शब्द है वो है निर्जाति। निर्जाति, इसको इंग्लिश में रेस बोलते हैं। तो निर्जाति शब्द का मतलब होता है विशिष्ट शारीरिक संरचना वाले लोग। विशिष्ट शारीरिक संरचना, तो जिन लोगों में समान शारीरिक संरचना पाई जाती है तो वो एक निर्जाति होती है। जैसे कि ककेशियन एक निर्जाति है जो कि यूरोप में पाई जाती है। इनका रंग गोरा होता है, कद लंबा होता है, आंखें नीली होती हैं। वहीं नीग्रो दूसरी एक निर्जाति है या रेस है जो कि अफ्रीका क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, जिसका रंग ब्राउन होता है, उनका नाक थोड़ी चौड़ी होती है। अब ये क्यों होती है उसका कारण हम यह नहीं पढ़ेंगे, बाद में कभी देखेंगे, भौगोलिक कारण इसके पीछे विद्वान है। वहीं अगर मंगोलाइड प्रजाति के बारे में या निर्जाति, देखो प्रजाति नहीं निर्जाति, निर्जाति यानी रेस, तो निर्जाति के बारे में बात की जाए तो इनका कद छोटा होता है, रंग पीला होता है और आंखें तिरछी होती हैं। तो ये हो गई निर्जाति यानी विशिष्ट शारीरिक संरचना। वहीं दूसरा है प्रजाति। प्रजाति यानी होता है एथनिसिटी इंग्लिश में। तो प्रजाति यानी किसी विशिष्ट किसी क्षेत्र में विशिष्ट संस्कृति को मानने वाले, यानी यहां पर क्या है, विशिष्ट संस्कृति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विशेष संस्कृति का ये लोग पालन करते हैं। ठीक है, तो स्थान विशेष की संस्कृति यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टर्किश एक प्रजाति है। वहीं दूसरी प्रजाति के बाद में अगर बात की जाए उइगुर, जो कि चाइना में पाई जाती है, ये भी एक प्रजाति है। और अभी जो पाकिस्तान में जो हमला हो रहा है ईरान द्वारा, बलूच अगर प्रजाति के रूप में देखे जाएं तो बलूच ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों जगह रहते हैं। लेकिन अगर बलूच प्रांत की बात की, बलूचिस्तान की बात की जाए तो ये अभी कहाँ है, सिर्फ पाकिस्तान में। ठीक है, तो ऐसे ये है। तीसरा है आपका आदिवासी। आदिवासी को बोलते हैं एब ओरिजिन, यानी आदि यानी शुरू से, वासी यानी निवास करते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में जो शुरू से निवास कर रहे हैं तो उन लोगों को आदिवासी बोला जाता है। तो आदिवासी अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप में ये एक परंपरागत संसाधनों पर निर्भर करते हैं। परंपरागत संसाधनों से यह मतलब क्या है, जैसे झूम कृषि करना, खाद्य संग्रहण का कार्य करना, शिकार करना, ये सब काम करते हैं। तो ये क्या है, आदिवासी। ठीक है, और नंबर 4 नंबर पे कौन है आपका, जनजाति। जनजाति यानी होता है ट्राइब। ट्राइब जो है वो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र प्लस संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति, ठीक है, प्लस शारीरिक संरचना। तो यहाँ पर जो है कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होगा, उनकी विशिष्ट संस्कृति होती है और शारीरिक संरचना होती है। जैसे आपने भीलों को देखा होगा तो उनकी एक विशिष्ट संस्कृति है कि वो भगोरिया नृत्य करते हैं, भगोरिया मेला लगता है, उनका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतर पाए जाते हैं ये। ठीक है, और वहीं एक विशिष्ट शारीरिक संरचना होती है इनकी। अब इसी के बाद एक और शब्द है आपका 5वां,
शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ क्या है, अनुसूचित और जनजाति। और हमारा पीएससी का विषय भी जनजातियाँ हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित यानी कहीं पर सूचित की जा रही है वो जनजाति। जनजाति यही है जनजाति, लेकिन अनुसूचित शब्द और जुड़ गया है। तो अनुसूचित से मतलब है कि राजपत्र में या जिसको गजट बोलते हैं, जिन जनजातियों का नाम दे दिया जाता है उसको अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। ये अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति इस नाम को देता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो अनुसूचित जनजाति शब्द जो प्रचलन में आया वो कब से आया। तो 1934 की जो जनगणना हुई उसमें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द संभवतः सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। अब अगर देखा जाए तो मार्क टिली नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पता ही नहीं समस्या क्या है। अगर देखें तो ये जो कथन बोला गया है वो इसलिए बोला गया है कि अगर हम इतिहास के ऊपर जाते हैं जनजातियों के, तो जनजातियां आरंभ से ही स्वतंत्र रही हैं। प्राचीन काल में भी क्षेत्रीय संप्रभुता जनजातियों को प्राप्त थी, तो प्राचीन राजाओं ने कभी भी क्षेत्रीय संप्रभुता का हनन नहीं किया है। लेकिन यदा कदा सामाजिक संबंध देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मध्यकाल में बात की जाए तो अकबर एक ऐसा राजा था जिसने अपनी जनजातीय नीति घोषित की थी। अगर क्वेश्चन आए कि मध्यकाल में कौन सा राजा था जिसने अपनी जनजातीय नीति घोषित की थी, तो अकबर ने की थी। अकबर ने जनजातीय नीति घोषित की थी तो उसने भी क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान किया था। वहीं जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज उपनिवेशवाद के दौर में आते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य था अपने उपनिवेशों से कच्चा माल ले जाना। और कच्चा माल कहाँ पर था, तो कच्चा माल था जंगलों में। और जंगलों में कौन निवास करते थे, आपके आदिवासी या बोला जाए तो जनजाति। और इनको यहाँ क्या था, यहाँ था आपका इमारती लकड़ी, कोयला, धातु, भूमि इत्यादि। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए वो गए और प्रत्यक्ष टकराव उनका हुआ। अगर अंग्रेजों ने सबसे पहले और सबसे भयानक प्रतिरोध कहीं झेला तो आदिवासियों के रूप में झेला और उनकी हिंसक क्रांति के रूप में झेला। इसको समझने के लिए अंग्रेजों ने रिसर्च स्थापित किया और रिसर्च करने के लिए उन्होंने कई विद्वानों को भेजा, जिसमें एक पैट्रिक फ्रेंच थे। पैट्रिक फ्रेंच इनकी बुक है इंडिया। तो इन्होंने अपनी बुक इंडिया में इसके बारे में लिखा। और इसके बाद जो चर्चा की जाती है तो एक रिजले नाम के जनगणना आयुक्त आए। ये जनगणना आयुक्त थे 1870 में। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जनजातियों के विषय में शोध किया और ये पता लगाया कि जनजातियां इतनी हिंसक व्यवहार क्यों कर रही हैं। तो इनके शोध में सबसे पहली बात थी एलियनेशन, दूसरा था सांस्कृतिक तरलता। एलियनेशन का मतलब होता है भूमि अलगाव, यानी अपनी भूमि से बिछड़ने का दुख। तो कहीं ना कहीं जनजातियां अपनी भूमि से, वन से बहुत प्रेम करती थीं और जब विकास कार्य वहाँ जाते थे तो वो विस्थापित हो जाती, तो उनमें भूमिगत अलगाव यानी एलियनेशन की समस्या आ जाती थी। तो और दूसरी सांस्कृतिक तरलता, यानी जब एक जगह पर बसे हुए लोग उजड़ कर दूसरी जगह जाते हैं तो दोबारा से वो सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना
बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हीं दोनों समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फिर और खोज की गई और इस पर वो करने के लिए विचार विमर्श करने के लिए बात की, तो फिर बैरियर एल्विन आते हैं। और बैरियर एल्विन का सबसे बड़ा योगदान ये है क्योंकि इनकी जो रिसर्च है उसके माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा जनजातीय समुदाय के बारे में जानने को मिलता है। तो बैरियर एल्विन ने भी यह पाया कि जनजातियां जो हिंसक व्यवहार कर रही हैं उसके पीछे एक तो एलियनेशन कारण है ही, दूसरा उनने भी सांस्कृतिक अलगाव को कारण माना, और इन्होंने तीसरा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव क्यों पड़ रहा था? क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं जो देसी शराब बनाने पर रोक लगा दी थी, जिसको बोलते हैं ताड़ी। इसके कारण ये या तो जहरीली शराब पी रहे थे या दूसरी जगह बनी हुई शराब पी रहे थे, तो इसके कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। सांस्कृतिक अलगाव या सांस्कृतिक तरलता बोलेंगे इसको। सांस्कृतिक तरलता यानी ये अपने यहाँ से बिछड़ कर दूसरी जगह जाना, एलियनेशन यानी भूमि से बाहर निकल जाना। तो इस सब के लिए कारण इनने भी यही माने। फिर इन्होंने जो सुझाव दिए कि इनके लिए नंबर एक ट्राइबल पार्क की अवधारणा दी। तो बैरियर एल्विन ने कहा कि ट्राइबल पार्क की अवधारणा होनी चाहिए। पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन यानी ये अलग रहेंगे समाज से, इसलिए अंग्रेजों ने, आप देखेंगे कि संथाल परगना नाम का एक एक्ट पास किया था, जिसमें कि जो संतालों की जो भूमि थी, जहाँ पर संताल रहते थे, संताल परगना, वहाँ पर बाहरी लोगों का यानी दिकुओं का प्रवेश रोक दिया था। ये ट्राइबल पार्क की अवधारणा पर ही आधारित था। वहीं दूसरी और भी बातें इन्होंने लिखी, जिसमें एक मिनट, यहाँ पर जो ट्राइबल पार्क की अवधारणा, जो आइसोलेशन की बात करी बैरियर एल्विन ने, गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने समावेशन की नीति की बात की, और गांधी जी ने जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द दिया। अगर पूछा हरिजन शब्द जिस प्रकार गांधी जी ने अनुसूचित जातियों के लिए दिया था, उसी प्रकार गांधी जी ने गिरिजन शब्द दिया किसके लिए? जनजातियों के लिए। और उन्होंने समावेशन की नीति की बात की। इसके लिए ठक्कर बाबा जो थे, उन्होंने गांधी जी के साथ कार्य किया मिलकर, ताकि जनजातियों का समावेशन हो सके। नेहरू एल्विन पंचशील सिद्धांत आया। तो ये सिद्धांत जो आपका है, नेहरू एल्विन पंचशील सिद्धांत, ये कहीं ना कहीं जनजातियों से संबंधित है। ये जनजातियों के संबंध में आया था। नेहरू एल्विन पंचशील सिद्धांत में क्षेत्रीय संप्रभुता, जनजातीय संप्रभुता, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पर ध्यान दिया गया था, और ऐसा माना गया था कि जनजातियों का विकास मुख्य समाज की धारा से अलग किया जाएगा। ठीक है, उसको मिलाने पर जोर नहीं दिया गया था। इसके बाद में क्या होता है कि आपकी ढेबर समिति आती है। ढेबर समिति द्वारा अपनी अनुशंसा की गई। इस अनुशंसाओं के तहत 1973 में पीटीजी शब्द आया, और यही पीटीजी शब्द है 2006 में इसको पीवीटीजी शब्द बना दिया गया, जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, इसको फुल फॉर्म है
विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, तो पूरे भारत में इनकी संख्या कितनी है? 75। और इनमें मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? एमपी में ये 3 है। ये इंडिया में 75 जनजातियाँ इसमें शामिल हैं और मध्य प्रदेश में 3। तो मध्य प्रदेश की वो 3 जनजातियाँ कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश की उन 3 जनजाति में आता है, तो ढेबर समिति की अनुशंसा पर जो पीटीजी थी, उन्हें पीटीजी आई थी, लेकिन 2006 में इनको बदलकर पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कर दिया गया। इनकी संख्या पूरे भारत में 75 है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की संख्या कितनी है, तो 75 है। इसमें मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 3 है। तो मध्य प्रदेश में जो 3 पीवीटीजी हैं उसमें हैं आपके सहरिया, भारिया और बैगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट की अगर बात करें हम, तो पूरे भारत में लगभग 705 जनजातियां या अनुसूचित जनजातियां जो हैं वो किस में हैं? इंडिया में हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 43। ठीक है, वर्तमान में। अगर ढेबर समिति की बात की जाए तो ढेबर समिति पीवीटीजी तक ही है। ये अलग डाटा है जो मैंने अभी बताया करंट का। 705 शेड्यूल ट्राइब पूरे भारत में और एमपी में 43 है। ठीक है, ढेबर समिति की अगर बात की जाए तो ढेबर समिति ने एक ट्राइबल सब प्लान दिया। तो इस ट्राइबल सब प्लान में क्या था कि जिन राज्यों में 50% से अधिक आबादी एसटी की है, अनुसूचित जनजातियों की है, तो वहाँ पर ग्रांट गवर्नमेंट देगी ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पर ये ट्राइबल सब प्लान लागू होगा। लेकिन बाद में अभी एक पीएसी पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं अभी कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में बनी। तो उन्होंने इसको बढ़ाकर 60% आबादी कर दिया। ठीक है, तो इस ट्राइबल सब प्लान में क्या है, अगर राज्य के स्तर पर अगर पूरी आबादी 60% या उससे अधिक है तो वहाँ पर जनजातियों से संबंधित ये ट्राइबल सब प्लान लागू होगा। अगर राज्य में नहीं है तो किसी जिले में है तो उस जिले में लागू होगा, या ब्लॉक में है तो ब्लॉक के लेवल पे ये ट्राइबल सब प्लान लागू होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा ये जनगणना के आंकड़े भी काफ़ी लिखे हुए हैं काफ़ी देर से। तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के 7 संभाग ऐसे हैं जहाँ पर जनजाति आबादी पाई जाती है। ठीक है, वहीं 20 जिलों में पाई जाती है और 89 आदिवासी विकास खंड हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आदिवासी विकास खंड किस संभाग में है, तो इंदौर संभाग में है, 40 आदिवासी विकास खंड। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनजातीय आबादी कहाँ पाई जाती है, तो मिजोरम में पाई जाती है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनजातीय आबादी कहाँ है, तो हमारे मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके उड़ीसा में, 63। टोटल 705 में से 63 जनजातीय समूह कहाँ पाए जा रहे हैं? उड़ीसा में पाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 43 थे, उड़ीसा में 63 हैं। वहीं अगर जनगणना 2011 की बात की जाए तो भारत में टोटल आबादी में जनजातियों की आबादी 8.6% है। वहीं मध्य प्रदेश में इनकी आबादी 21.1% है। और यदि बात की जाए किन राज्यों में जनजाति की आबादी नहीं है, तो उन राज्यों में आपके आते हैं दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा। तो दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा ये वो राज्य हैं जहाँ पर जनजातीय आबादी नहीं पाई जाती है। जनजातियों के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में चर्चा करते हैं। यदि जनजातियों के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला प्रावधान उनकी
शिक्षा के संबंध में आता है, जिसमें 15(4) में उन्हें शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है, जिसके तहत शिक्षा संबंधी किसी भी संस्थान में जनजातियों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। यदि ये अनुच्छेद 15(4) में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई है। अब अगर हम दूसरी बात करें सेवा सुरक्षा उपाय, सेवा सुरक्षा उपाय, तो सेवा सुरक्षा उपाय की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 16(4) में सरकारी नौकरी में नियुक्ति में आरक्षण, तो जो हम रिजर्वेशन देखते हैं SC ST OBC के लिए, तो उसमें जो ST के लिए है 16(4) के तहत सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं 16(4)A, जो 16(4)A है, इसमें पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। यदि कहीं लगता है कि इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है ऊपर, तो पदोन्नति करते समय आरक्षण की बात 16(4)A में की गई है, जिसमें प्रमोशन में इनको आरक्षण दिया जाएगा। यदि आर्थिक अधिकारों की बात करें, तीसरा क्या है आपका आर्थिक अधिकार, तो आर्थिक अधिकार की यदि बात करें तो अनुच्छेद 244(1), अनुच्छेद 244(1) के तहत 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो अनुसूची में जो क्षेत्र आ रहे हैं, 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो क्षेत्र आ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आर्थिक प्रावधानों की बात इसमें की गई है। वहीं यदि अनुच्छेद 275 जो कि अनुदान की बात करता है, अनुदानों का प्रावधान भी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए किया गया है। अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान दिए जाते हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची के लिए। यदि हम सामाजिक अधिकार की बात करें तो सामाजिक अधिकार में आपका अनुच्छेद 23 जो कि आपको बलात् श्रम पर प्रतिबंध की बात करता है, बलात् श्रम पर प्रतिबंध की बात करता है। तो वहीं अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम की बात करता है। अब अनुच्छेद 23 और 24 जो है बलात् श्रम पर प्रतिबंध, हाँ अगर ऐसा बोला जाए कि विशेष रूप से जनजातियों के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर इनको देखा जाए तो ये जनजातियों को भी प्राप्त अधिकार हैं कहीं ना कहीं। बलात् श्रम और बाल श्रम, बाल श्रम यानी बच्चों को श्रम करने पर रोक, बलात् श्रम यानी जबरदस्ती, तो कहीं ना कहीं जनजातीय जो समुदाय उन पर कहीं बलात् श्रम ज़्यादा करवाया जाता है, उनसे बंधुआ मजदूरी जो कराई जाती है, उसके लिए आप अनुच्छेद 23 देख सकते हैं कि बलात् श्रम पर रोक लगाता है और बाल श्रम पर रोक लगाता है। वहीं यदि बात की जाए अनुच्छेद 46 की, तो अनुच्छेद 46 जो है शैक्षणिक और आर्थिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जाति और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक सभी शोषण पर रोक की बात करता है। ठीक है, शैक्षणिक और आर्थिक, ओके। अनुच्छेद 46 में शैक्षणिक और आर्थिक विकास की बात की गई है, इनके लिए सरकार प्रयास करेगी। और अनुच्छेद 350 में विशिष्ट भाषा और संस्कृति लिपि का संरक्षण की बात की गई है।
और अनुसूचित जनजातियों की जो भाषा, संस्कृति और लिपि विशिष्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर अगला संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए तो हम 342 की बात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद जो 342 है, जिसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्वारा किन्हें जनजाति घोषित किया जाएगा उनके विषय में चर्चा की गई है गजट में। ठीक है, वहीं 366 के खंड 25, अनुच्छेद 366 के खंड 25 में जो सूची में जो शामिल हैं वो क्या हैं, जनजातियां। ठीक है, अनुसूचित, यही इनको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। वहीं यदि अनुच्छेद 330 की बात करें तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में आरक्षण की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 332 में विधानसभा में आरक्षण की बात की गई है। और 334 के तहत, अनुच्छेद 334 के तहत 10 वर्षों के लिए इनका आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में बढ़ाया गया है। ये 104वां संविधान संशोधन से किया गया है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी चर्चा अनुच्छेद 338A में की गई है। वहीं अनुच्छेदों के अलावा यदि बात करें तो आपकी 5वीं अनुसूची जो कि जनजातीय क्षेत्रों की बात करती है, वहीं 6वीं अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं अमी मैत्री, ये 4 राज्यों को 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। ये भी कहीं ना कहीं जनजातीय राज्य हैं, इनके विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वहीं 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है और इसमें जो हैं उन राज्यों में पैसा कानून लागू किया गया है, अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें कि जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज जो है, पंचायती राज जनजातीय क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं पैसा एक्ट में। ठीक है, यदि कुछ वैधानिक प्रावधानों की बात की जाए तो इसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसमें अगर इनके खिलाफ कुछ किया जाता है तो इनसे वैधानिक प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, वहीं वन अधिकार अधिनियम 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की गई है। इस प्रकार देखें तो कहीं ना कहीं हमने एक विस्तृत चर्चा जनजातियों के ऊपर की है, उनके कुछ संवैधानिक प्रावधानों को भी बताया है, वहीं कुछ वैधानिक प्रावधानों को भी बताया। इससे हम आगे चर्चा अब अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें आपकी पढ़ाई के विकास में आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके लिए आपका धन्यवाद।